एक तिहाई हिस्सा शायद महाराष्ट्र की तरफ है। तो इन सबको लगभग एक आइडिया आप अपने दिमाग में बना लीजिए। इस सब क्षेत्र को कहा जाता था मराठावाद। मराठावाद और मराठावाद, और इसी मराठावाद क्षेत्र की भाषा बाद में हुई मराठी भाषा। मराठी भाषा क्यों हुई, इसका भी कारण था। जैसे मैं आपसे पूछूं, जब मुगल उत्तर भारत में शासन कर रहे थे तो मुगलों की भाषा कौन सी थी, तो आप कहेंगे भैया मुगलों की भाषा हुआ करती थी, उनकी जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज थी, या उनका अगर हम बात करें आपसे जो भी संपर्क भाषा थी, वह हुआ करती थी फारसी। तो फारसी का चलन उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और अगर हम बात करें आपका जो उर्दू भाषा है, वह भी अपने बहुत चलन में आने लगी। तो आप एक बात समझिए, उस समय के जो किसान हुआ करते होंगे, वो किसानों को अगर कोई भूमि का कागज भी यदि फारसी में दिखाया जाता होगा, तो उस बेचारे किसान को क्या समझ में आता होगा। तो आप कहेंगे इस लैंग्वेज के आधार पर भी बहुत सारे फ्रॉड किए गए। फारसी भाषा को हमारे लोगों पर आपका मतलब उस तरह से लागू कर दिया गया कि उसके कोई शिक्षा संस्थान या उस तरह से नहीं थे कि लोग उसको सीख पाए। इसी समस्या को छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने महाराष्ट्र में देखा था, क्योंकि महाराष्ट्र में भी फारसी का चलन था। जब उन्होंने वहां पर जमीन नपवाई कि भाई जो अधिकारी हैं वो बेवजह की वसूली तो नहीं करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले यही किया था कि जो भी पेपर्स होंगे, लैंड पेपर्स यानी कि भूमि के जो कागजात होंगे, वो फारसी में तैयार ना होकर के किसमें होंगे, मराठी में होंगे। और उन्होंने मराठी को क्या बोल दिया था आपका कि ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, यानी कि हमारी प्रशासकीय भाषा, या हम बोले शासकीय भाषा हमारी जो होगी वो मराठी होगी। हम सब का कॉन्सेप्ट क्लियर आया, समझ में आया क्यों हुआ। इस देखें कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम का बड़ा जोश है। ऐसे किसी जोश को यदि आप किसी प्राचीन राजा से जोड़ के देखेंगे तो पूरा एक स्टेट में मतलब सभी जाति के लोगों में आप ये पाएंगे कि इस बात का अभाव है कि किसी एक नाम पर इतने लोग संगठित नहीं होते हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां हों चाहे लोग हों। तो आप कहेंगे मराठा मतलब इतना उत्कर्ष कैसे हुआ, और जो मुगलों से उन्होंने संघर्ष किया उसके क्या रीजन थे, उनको समझे थोड़ा सा। देखो पहला रीजन है वहां की आपका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है। पहली चीज मैं आपको बता दूं मराठा उत्कर्ष के बारे में। मराठा उत्कर्ष यानी मराठाओं का जो उत्थान हुआ, तो ये जो उत्कर्ष हुआ इसमें पहली चीज है आपका ज्योग्राफिकल कंडीशन, यानी कि वहां की भौगोलिक स्थितियां। महाराष्ट्र में भूमि कैसी है बताओ जरा। दक्कन का पठार सबने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो जो वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस थी वो उनको बहुत बेहतर बनाती थी। क्योंकि महाराष्ट्र में भाग कैसा है, पठारी भाग है। अब पठारी भाग पे जिन लोगों ने मेहनत की, आप क्या क्लिक क्लिक कर रहे हैं भैया, प्लीज आप कॉपी पेस्ट मत किया करो। कि अगर बात करें पठारी भाग पे जिन लोगों ने अपना जीवन जिया है, वो आपका आप कहेंगे संघर्षशील रहे होंगे, मेहनती रहे होंगे और साहसी रहे होंगे। तो वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस में सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ के जो किले थे, वहाँ के किलों को बनाना, उनको सुरक्षा देना बहुत आसान था, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस आपको है, तो आप उन किलों को बना सकते हैं। लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति यदि जाए उन किलों पर आक्रमण करने के लिए, तो उन किलों को जीतना उतना ही कठिन था। उन किलों को सुरक्षा देना आसान था, उन किलों को जीतना बड़ा कठिन था। तो ये भी एक वजह का कारण था। समझ में आया भौगोलिक स्थितियां क्यों, जस्ट समझने के लिए, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज 15वीं और 16वीं शताब्दी, 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो साथी आपका भक्ति सुधार आंदोलन चला, हम इसको पढ़ाएंगे आपको अलग से क्लास लेकर के। भक्ति सुधार आंदोलन क्या था, संत लोग क्या कहते थे, भक्ति सुधार आंदोलन। तो जो भक्ति आपका, हम बोले से भक्ति आंदोलन भी इसको बोले तो हम कोई तोड़ा नहीं है। भक्ति आंदोलन, देखो जो भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र में चला, जो भक्ति मूवमेंट चला, उस भक्ति मूवमेंट ने क्या किया कि वहां पर सामाजिक और धार्मिक सुधार किए, यानी कि आपका रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए और आपका सोशल रिफॉर्म्स हुए। तो सोशल रिफॉर्म्स आप किसको कहते हैं जरा सोचिए। आज समाज में अगर मैं आपसे पूछूं, यदि आप एक अच्छे छात्र हैं और यदि आप थोड़े से चिंतक हैं, तो आज आप बताइए समाज में एक दूसरे से जो दूरियां हुई हैं वो किस व्यवस्था की वजह से हुई हैं। मैं आपसे कहूं एक शब्द आप इसके लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे। मेजर, उसके अभी हम पीछे के कारणों की बात नहीं करेंगे कि इन्होंने वो कारण पैदा किए, कोई भी चीज एकदम से पैदा नहीं होती। एक शब्द आपका आएगा, बहुत सारे साथियों ने कहा जाति, और मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। कुछ साथियों ने धर्म लिखा, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इसके आधार पर लोगों के बीच में एक गैप क्रिएट किया गया। अब यहां पर जब हम बात करें भक्ति आंदोलन चला, तो भक्ति आंदोलन में हुआ सामाजिक सुधार। तो सामाजिक सुधार में क्या हुआ कि ऊंच नीच की भावना को खत्म किया जाए, कौन ऊंचा है कौन नीचा है ये गैप होना ही नहीं चाहिए, इसको खत्म किया जाए। हम सब मनुष्य हैं और हम एक दूसरे को मनुष्य होने के नाते मनुष्य की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो उस भक्ति आंदोलन ने क्या किया, पूरे महाराष्ट्र में प्रभाव डाला, तो लोगों के बीच की जो दूरियां थी वो कम हुई। और ये महाराष्ट्र के संतों ने करके दिखाया, चाहे वहां पे आपके जो भी संत रहे महाराष्ट्र के, अभी हम आपको नोट कराएंगे सारी महत्वपूर्ण, मान के चलो गुरु थे इनके छत्रपति शिवाजी महाराज जी के, या आपका एकनाथ गुरु थे वहां पर इनके समय पर, वामन पंडित थे, इन्होंने इस काम को करके दिखाया। तो वहां पर महाराष्ट्र में राजनीतिक सुधार, जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है वो तो बाद में हुए, उससे पहले क्या हुआ है, सामाजिक सुधार हुए हैं। समाज के बीच की जो दूरियां हैं उनको कम किया गया ताकि समाज संगठित हो पाए। आप अपने आप को कैसे एक रूप दे पाएंगे, आप कैसे यूनिटी को दिखा पाएंगे। कहीं कल जरूरत होगी, उन्होंने ये बात सिद्ध की, कल आपको जरूरत होगी किसी आक्रांता से लड़ने की, किसी विदेशी शक्ति से लड़ने की आपको जरूरत हुई, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसका नेतृत्व किसी अन्य जाति का व्यक्ति कर रहा हो और आप ये कहेंगे तो हमारी जाति का व्यक्ति नहीं है और इस संघर्ष में हम इस व्यक्ति के साथ नहीं है। तो इसमें तो एकता फिर दिखाई नहीं देती। तो उन्होंने सारे महाराष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरो दिया। महाराष्ट्र का एक एक गांव मुगलों के खिलाफ किला बनकर खड़ा हो गया। तो ये सब क्यों हो पाया, क्योंकि जो असमानता है, जो आपका बीच की खाई है, जो बीच की दूरियां हैं, उनको दूर करने का काम किया गया। क्लियर है भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव रहा। तो ये राजनीतिक सुधारों से पहले, और मैं कल की क्लास में मैंने कहा कहीं पर उत्तर भारत में हिंदू मंदिर बहुत सीमित संख्या में रह गए थे, और अगर रह गए थे तो बहुत छोटे छोटे मंदिर थे जो कहीं गलियों और कोनों में थे। दूसरा, इन्होंने अपनी भाषा फारसी को बहुत जोर दिया और लोगों पर उसको थोपने का प्रयास किया। और यही दो चीजें क्या हो गई, लोगों में आपका इनसिक्योरिटी का भाव आ गया, असुरक्षा का भाव आ गया। और ये असुरक्षा का भाव कहां पर था आपका, ये था उत्तर भारत में। दक्षिण भारत के लोग भी जानते हैं ना, कल को ये स्थितियां दक्षिण भारत में भी होंगी। आप किसी घटना के हो जाने के बाद में सतर्क होंगे या पहले हो चुकी किसी घटना से आप सतर्क हो जाएंगे, आप क्या चुनेंगे। दक्षिण के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने चुना ये उत्तर में घटित हो चुका है तो ये दक्षिण में भी घटित होगा। इससे अच्छा है कि हम सब लोग संगठित हो जाएं, एक भाषा के तले चाहे संगठित हो जाएं, या किसी आपका एक प्रेम के तले, या किसी एक स्वप्न के लिए, किसी ड्रीम के लिए हम लोग एकजुट हो जाएं। और वो ड्रीम था स्वराज, यानी कि किसी का जो आदेश है, गलत आदेश हमारे ऊपर थोपा ना जाए। प्रजा की, राजा से सिर्फ यही उम्मीद होती है कि राजा प्रजा के हितों का ध्यान रखे, और वो सब लोग इकट्ठे हो गए। चौथी चीज ये था आपका औरंगजेब का धर्मांध होना। औरंगजेब के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कितना धर्मांध था। औरंगजेब का धर्मांध होना यानी उसका पक्ष किस आपका क्या कहेंगे आप, इस्लाम धर्म की तरफ ज्यादा था। उसको सियाओं की भी फिक्र नहीं थी, उसको सिर्फ सुन्नी मुसलमानों की फिक्र थी। हिंदू जनता, हिंदू प्रजा का उसको बिल्कुल ख्याल नहीं था। उसके सारे उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। तो आप कहेंगे हाँ ये फैक्टर्स क्या रहे इससे महाराष्ट्र की जनता में वो जो प्रचारित प्रसारित हुई बातें, तो उनको लगा कि यार हमको यूनाइट हो जाना चाहिए, और वो यूनाइट हो गए। हम सब करें, यहाँ तक की बात क्लियर है। महाराष्ट्र के बैकग्राउंड के बारे में हम क्या बताएं, महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ तो बनारस के एक पंडित गए थे जिनको हम आपका गंगा भट्टिया विश्वेश्वर के नाम से जानते हैं, जो उस समय के आपका बहुत प्रकांड ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब राज्याभिषेक किया तो उन्होंने उनकी वंशावली के बारे में वहां पर बताया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सिसोदिया वंश से संबंध रखता है। सिसोदिया वंश कहां पे था, सिसोदिया वंश तो हम सब जानते हैं कि वो राजस्थान में था भैया। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था,
तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और वहां पर व्यवस्थाएं उसने पैदा की, तो बहुत सारे लोग क्या है वहां से पलायन कर गए। और उन्हीं पलायन करने वाले लोगों में एक परिवार इनका भी था, जो आकर के महाराष्ट्र में उस टाइम सेटल हो गए। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनका संबंध जो है वो सिसोदिया वंश से था। 1303 भैया ठीक आंसर है एकदम से। यहाँ पर आएंगे आगे, तो ये सिसोदिया वंश, सुजान सिंह एंड सज्जन सिंह। सुजान सिंह और सज्जन सिंह इन्हीं के वंशज हैं। वंशज पुत्र मत समझ लेना, वंशज। 1303 और 1600 में बहुत फर्क होता है। इन्हीं के वंशज हैं मालोजी। मालोजी, और मालोजी कौन है? जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अभी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दादाजी का क्या नाम है? अक्सर बचपन से हम सब पढ़ते आए हैं, मेरा प्रश्न आपसे भी है, आंसर करेंगे भैया। मालोजी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दादाजी हैं, दादा हैं उनके, ठीक है। और मालोजी, इनके बाद में आपका है ताहाजी भोसले। अब तुमने क्या लिखा होगा? सबने दादोजी कौंडदेव लिखा होगा, मुझे पता है बहुत सारे साथियों ने ताहाजी भोसले लिखा था, कौंडदेव या नहीं? हाँ, कौंडदेव इसलिए लिखते हैं दादा कौंडदेव, क्योंकि उनके नाम के आगे दादा लिखा हुआ, उनके नाम के आगे, तो हम अक्सर ये समझ लेते हैं उन्हीं के दादा हैं। जैसे रामचरण साहू जी ने कहा कौंडदेव, अक्सर ज्यादातर बच्चों का, रवीना वर्मा जी का भी यही आंसर था, कोई नहीं। तो उनके दादाजी का नाम क्या है? मालोजी। और शाहजी भोसले कौन है? उनके पिताजी हैं, पिताजी। और शाहजी भोसले, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कौन सा परिवार हो गया इनका? भोसले परिवार, भोसले फैमिली। अब जब इन्होंने दूसरी शादी कर ली इनके पिता ने, तो कहते हैं जीजाबाई इनसे अलग रहने लगे। अब जीजाबाई जब इनसे अलग रही, तो अपने पुत्र को भी उन्होंने साथ में रखा। तो कभी भी आपसे प्रश्न आए कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जीवन किससे सबसे ज्यादा प्रभावित था, तो क्योंकि उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उनकी माता जो थी अलग रहने लगी, तो उनके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव अपनी माता का है, सबसे ज्यादा प्रभाव जीजाबाई का। कहते हैं कि जितने भी पौराणिक कथाएं थी या जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे या उनको जो नैतिक शिक्षा दी, जो एथिकल वैल्यू छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन में दिखती है, कहते हैं कि वो एक प्रतिबिंब है उनकी मां के द्वारा दी गई शिक्षाओं का। हर व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखता है, उस व्यक्ति का आचरण क्या है, उस व्यक्ति का जो स्वभाव है, उसका नेचर क्या है, तो ये झलकता है क्योंकि उस पर किसी न किसी का प्रभाव जरूर सबसे ज्यादा रहा होगा। तो जीवन में बहुत सारे लोगों का प्रभाव रहता है, लेकिन किसी न किसी का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। वो प्रभाव है इनके जीवन पर, पहला नंबर जीजाबाई। और दूसरा है इनके जो संरक्षक थे कौंडदेव, दादा कौंडदेव, वो इनके क्यूरेटर हैं, उन्होंने इनको शिक्षाएं दी हैं। और दूसरा उनके जीवन पर प्रभाव है उनका। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, क्या शाहजी भोसले जो थे उन्होंने अपने पुत्र का ध्यान नहीं रखा? नहीं, ऐसा नहीं था। दादा कौंडदेव जी की जो नियुक्ति हुई है, वो बेशक दूर रह रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज से, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र का ख्याल रखा और बहुत सारे विश्वास पात्र लोगों को समय समय पर शिवाजी के पास में भेजते रहे। ओके, तो इनके पुत्र शिवाजी का राज्याभिषेक जिस दिन हुआ, यानी कि आप कहेंगे भैया 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ, उस राज्याभिषेक के 12 दिन बाद उनकी माता की डेथ हुई थी। इसलिए उन्होंने अपना राज्याभिषेक अपनी माता की डेथ की, उन्होंने कहा था कि भाई इससे पहले का जो राज्याभिषेक हुआ है उसको विस्मृत कर दीजिए, उसके साथ में जो है मेरी मेमोरीज जुड़ी हुई है ना, तो एक बार फिर से राज्याभिषेक करते हैं। तो वो तांत्रिक विधि से बाद में निश्चलपुरी गोस्वामी से उन्होंने कराया। तो माँ जीजाबाई, संभाजी महाराज को भी इन्होंने ही पाला था, क्योंकि साई बाई, तो वो भी छत्रपति संभाजी महाराज जब 2 वर्ष के थे तभी एक्सपायर हो गई थी, तो इन्होंने, इनके पोते हैं वो संभाजी महाराज, उनका पालन पोषण भी इन्होंने ही किया। बात क्लियर है? आगे समझे, नोट। अब हम टच नहीं कर सकते ऐसी चीजों को, फिर हम दर्शन में कहते हैं आध्यात्मिक वस्तु। अब आप सोचिए कौन सी वस्तुओं को आप नहीं छू सकते हैं, उन सबके बारे में कोई ज्ञान देना, उन सबके बारे में नॉलेज देना। तो कोई व्यक्ति दे तो आध्यात्मिक गुरु, और उस तरह का नॉलेज होगा आध्यात्मिक ज्ञान, यानी कि आपका स्पिरिचुअल नॉलेज कहलाएगा। दयालुता, बहुत शानदार, बहुत अच्छी शब्द आपने लिखा। अब भगवान कौंडदेव थे, ये आपका छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बड़ा समझा के रखते थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना, एक ऐसा स्टेट जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी के कंट्रोल में न हो, और वहां की प्रजा को नरिश किया जाए तो किसी के आदेशों पर नहीं, उस प्रजा के अंदर स्वराज की एक भावना हो, अपना राज, हम स्वयं के खुद मालिक हैं। तो आप कहेंगे उस एक भावना को, वो जानते थे कि भैया अभी तुम्हारी एज कम है, और अभी तुम्हारी एज इतनी कम है कि अभी तुम उसके लिए कैपेबल नहीं हो, पहले शक्तियां जुटाओ। एक गुरु क्या कहेगा छात्र से कि अभी नहीं, इस तरह से नहीं, अभी पहले तुम शक्तियां जुटाओ, अभी तुमको जो जरूरी है उस चीज को आगे चलाने के लिए, सस्टेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो जरूरी है, अभी पहले तुम उन चीजों को इकट्ठा करो। अब कहते हैं 1647 में, 1647 में डेथ हुई थी दादोजी कौंडदेव की, और इनकी डेथ के बाद में कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन में वह व्यक्ति नहीं बचा जो उनको उस तरह की शिक्षाएं देता हो। अब इनके अगर छोटे कैरेक्टर के बारे में तो बाद में जानेंगे, अभी नहीं। अभी हम बात करते हैं कि 1630 में मैंने बताया, आपको मैंने कहा 1627। अब इतिहास में बहुत सारी डेट तो इस 1627 के हिसाब से चलती हैं, और बहुत सारी डेट हैं इस 1630 के हिसाब से चलती हैं। जैसे मान के चलो कहीं वर्णन आया, अब आप सोचना, जैसे मैं कहूं छत्रपति शिवाजी महाराज जी की उम्र जब 12 वर्ष थी, तो उनकी शादी साईबाई निम्बोलकर से की गई। या मैं कहूं आपसे दूसरा सेंटेंस समझिए थोड़ा, जब उनकी अवस्था 12 वर्ष थी तब उनको पूना की जागीर दी गई। तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि जब वो 12 वर्ष के थे तो उनकी आयु क्या रही होगी उस समय, क्योंकि 12 आप इसमें भी जोड़ सकते हैं 1642, आप इसमें भी जोड़ सकते हैं 1640। अब जैसे बहुत सारी पुस्तकों में आप देखोगे तो 1640 मिलेगा आपको, बहुत सारी पुस्तकों में देखोगे 1642 में। बात क्लियर है? समझ गए मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इनके बारे में क्या है, कुछ घटनाएं बताई गई हैं, जैसे ऐतिहासिक घटनाएं हैं कि 12 वर्ष की आयु में, जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोले, उनकी शादी किससे हुई थी? आयु में जो उनकी शादी हुई वो हुई थी आपका रायगढ़ एज ए कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर। अब मैं यदि आपसे पूछूं उत्तर भारत में इस 1656 में शासन कौन कर रहा था, क्या आंसर आएगा आपका? सारे लोग आंसर करें फटाफट से। सर सिंगड़ 1643। मैंने बताया ना दोस्त आपको वर्षों का जो खेल है वो क्यों है, वो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिंगड़ 1643 में भी जानता हूँ, उसका वर्णन आता है। डोंट वरी, वो 3 सालों का अंतर, 3 साल कुछ महीनों का अंतर उन्हीं वर्षों की वजह से मिलता है, बताएंगे। और यार 1656 में कहाँ से औरंगजेब आ गया? बचकानी बातें क्यों कर रहे हो? औरंगजेब गद्दी में बैठा है 1658 में। आपको क्वेश्चन तो सुनिए, 1656 में कौन है? शाहजहां। कमाल आंसर है, शाहजहां वाले सारे ठीक हैं। शाहजहां, तो शाहजहां का तो अंतिम समय आप जानते हैं कि कैसे हुआ, उत्तराधिकार के युद्ध में उत्तर में क्या हुआ था, गद्दी किसने हथिया ली? तो 1658 में आपका जो थ्रोन था, जो मुगल सिंहासन था, वो औरंगजेब के हिस्से में आया। औरंगजेब जब गद्दी पे बैठा तो उसको ये मैसेज मिला कि दक्षिण में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सीमाओं को विस्तारित कर रहा है, मतलब अपनी चीजों को एक्सपेंशन मोड में लेके जा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, तुमको उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। तो ये चिंता औरंगजेब ने अपनी गद्दी पर बैठते ही कर ली थी 1658 में ही। उसने कहा था कैसे भी रोको रोको, किसी भी तरीके से रोको। तो उसने कितने प्रयास किए थे? इसके लिए 3 प्रयास किए, इसमें से 2 उसके असफल रहे और 1 सफल रहा। उन्हीं की बात हमें करनी है, क्योंकि दोस्त अगर रिलेट नहीं करोगे जैसे 3 प्रयास शिवाजी के खिलाफ, छत्रपति के खिलाफ उन्होंने कौन से 3 प्रयास किए? तो 3 प्रयास कौन से हैं? पहला प्रयास है अफजल खान। अफजल खान आदिल शाही से संपर्क रखता था बीजापुर से, इसको भेजा गया कि भाई तुमको जाके कैसे भी इनको सरेंडर कराना है। तो अफजल खान लेके गया अपने साथ में 10,000 की सेना, और जहां से चला वहीं से आतंक मचाता हुआ चला। उसने फसलें बर्बाद की, उसने मंदिर तोड़े, उसने गांवों को उजाड़ दिया ताकि वो आतंकित हो जाए और सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे।
और उसने वहाँ की स्थितियाँ फिर जानी, तो वहाँ पे वो मैसेंजर भेजता अपना अफजल खान। अफजल खान का मैसेंजर कौन था? इसका दूत था मैसेंजर, इसका मैसेंजर था भास्कर, तो कृष्ण भास्कर भी हम कहते हैं, बोलेंगे भास्कर, जिसको हम बोलते हैं कृष्ण भास्कर। इसमें जाओ और जाके कहो कि अफजल खान जो है वो मीटिंग करना चाहता है और अफजल खान से वो मुलाकात करें और अफजल खान उससे मिलकर बात करना चाहता है। तो कृष्ण जी भास्कर ने जाकर के जब ये बात कही तो कहते हैं कि उनको औरंगजेब ने धर्म की दुहाई दे दी कृष्ण जी भास्कर को कि सच सच बताओ मामला क्या है। तो उसने बहुत स्पष्ट मामला तो नहीं बताया, लेकिन वो जांच गए कि इस अफजल खान की जो नीयत है वो ठीक नहीं है, यानी ये किसी के द्वारा अपॉइंट है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका तो कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना मैसेंजर भेजा था, ये तो इनका दूत है। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो थे, इन्होंने अपना एक दूत भेजा इधर से, एक मैसेंजर भेजा, इसका नाम है गोपीनाथ। गोपीनाथ गोपीनाथ ने जाकर के अफजल खान के सामने उनका जो पत्र था उसको पढ़ा कि जी आपके कार्यों की वजह से आप इतने मतलब जबरदस्त तरीके से, ऐसे समझिए आप, आपने एंटर किया है, यहाँ पर प्रवेश किया है और आपसे भय खा गए हैं शिवाजी महाराज, यानी वो आपसे भयभीत हो उठे हैं और वो आपसे इस शर्त पर मिल सकते हैं यदि आप उन्हें उनकी सुरक्षा का आश्वासन दें और उनको आप क्षमा कर दें, तो इस शर्त पर वो आपसे मिल सकते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, अभी से डर गए? अभी तो हम आए हैं मैदान में। अफजल खान का कॉन्फिडेंस बढ़िया होगा एकदम। गोपीनाथ को इधर भेजा और उन्होंने कहा कि एक काम करो, अपने दो सेनापतियों को भेजा कि पीछे से जाकर टेक ओवर करो इनकी जो सेनाएं हैं। शर्त ये तय हुई कि तुम अपने साथ दो दो बॉडीगार्ड लेके आ सकते हो, बस दो दो अंगरक्षक, दो दो अंगरक्षक लेके आएंगे, ठीक है मिल लेते हैं। तब शिवाजी महाराज ने अपने सिर पर यहाँ पर लोहे की टोपी पहनी और उसके ऊपर जो वो आपका देखा होगा आपने छत्रपति का धारण करते थे, और जो उनका अपना वस्त्र होता था उसके नीचे उन्होंने पहली लोहे की जैकेट, अंगरखा के नीचे उन्होंने लोहे की जैकेट पहली। एक लिख लिया अपना इधर कटार छोटा सा, और एक लिख लिया होता उनके पास बाघ नख, बाघ, टाइगर का नाखून, टाइगर का नाखून तो तुम्हें पता है एकदम से काट देता हूँ, ठीक है मिलेंगे। अफजल खान के साथ में जो आपका दो लोग हैं, एक तो इसके साथ था इब्राहिम और एक था सैयद बांदा, ये बहुत बड़ा तलवारबाज था उस समय का सैयद बांदा। चालाकी यही थी कि भाई तुम तलवार चलाओगे और तुम्हारा जो निशाना वो जबरदस्त होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर प्रहार जबरदस्त होना चाहिए और एक ही बार में काम हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो स्थल जिस पर ये मिल रहे थे उस जगह का नाम भी था प्रतापगढ़ किले के पास में वार। इस स्थल पर मुलाकात हुई इनकी अफजल खान से, बताएंगे वार स्थल पर। अब ये भी अपने साथ लेके गए थे जीव महल को, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कौन था? जीव महल, दो अंगरक्षकों में से एक प्रमुख जीव महल थे, ये याद रखें। एक बहुत चर्चित व्यक्ति है वहाँ पर महाराष्ट्र में, शंभूजी कावची, शंभूजी कावची भी इनके साथ में थे, दो लोगों के साथ ये भी गए। अब मीटिंग होने लगी, अफजल खान को तो यही था गले मिलके उसको तो क्या करना था, अब 7 फुट का आदमी था छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उनका थोड़ा छोटा था, अब लगता है इतना बड़ा ताकतवर आदमी है दबा के कर देंगे। और उसने जैसे दबाया उन्होंने उसकी किडनी को मार दिया इधर से, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को गिरा दिया। अफजल खान गिरते ही बोलता बांदा तलवार चलाओ। बांदा ने तलवार चलाई, वो सिर पे लगी, उसको सिर पे तलवार मारनी थी। अब वो एकदम से जैसे ही हो गया तो उसको पकड़ लिया फिर उनके लोगों ने। अब उसकी योजना सफल हुई, उधर से वो दो अपने दो सेनापतियों को भेज चुके थे, जो पीछे 1000 सैनिकों की टुकड़ी बंदूकचियों की उसने रोक रखी थी कि भाई जरूरत पड़ने पर काम आएगी, उस सबको उन्होंने गिरा दिया। अफजल खान बड़ा बड़ा सोच रहा होगा यार चालाक तो हम बन रहे थे, अब वो इतने चालाक, इसलिए तो औरंगजेब ने चिढ़ के इतना बेकार सा स्टेटमेंट बोला, बोला कि शिवाजी कहीं से भी आ जाता है, पहाड़ी चूहा है। तो उसको बड़ी ईर्ष्या होती थी, क्योंकि औरंगजेब का मैंने आपको बताया उसका साउथ का जो एक्सपेडिशन है वो कामयाबी नहीं हो पाया, दक्षिण के अभियान में वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और उसका जिम्मेदार वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक घटना को मानता रहा, जब उसने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कैद किया था कि मैंने क्यों जाने दिया। तो ये उसका पहला प्रयास क्या रहा? असफल प्रयास, याद रखेंगे ना, हम सब करें। हाँ जी, दूसरा प्रयास मामा शाइस्ता खान को, शाइस्ता खान, राजा शाइस्ता खान, ये कौन है? मैंने आपको बताया औरंगजेब का मामा है। 1660 में, 1660 में अब इसने क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कंट्रोल में जो पूना था, चाकन का किला उन्होंने जीत रखा था, 1656 में उन्होंने कल्याण का किला भी जीता था, छोटे छोटे किले उन्होंने जीत रखे थे। तो ये 1660 में जाकर के और 1.5 लाख की सेना लेके भेजा इसको औरंगजेब ने। 1.5 लाख की सेना का मुकाबला सामने से तो करना मेरी मूर्खता होगी, अगर आपके पास उतनी बड़ी शक्ति नहीं है फिर तो आपका अभियान कमजोर हो जाएगा। बहादुर बनने का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने 2 लाख लोग खड़े होंगे और आप ये कहें कि हाँ मैं लड़ूंगा। आप उन 2 लाख लोगों को कैसे डिस्पर्स कर पाएंगे, कैसे उनको बांट पाएंगे, और एक समय पर अगर आप शक्तिशाली हो जाएंगे। मैंने आपको बताया ना कि सुकरात का विरोध किया उनके शिष्य, शिष्य के भी शिष्य अरस्तु ने। सुकरात ने कहा कि तुमको विरोधी होना चाहिए, अगर कुछ असत्य है कुछ गलत है तो उसके खिलाफ तुमको विरोध करना चाहिए, और वह विरोध एक आपका प्रत्यक्ष विरोध होना चाहिए, डायरेक्ट अपोजिशन। तो मैंने आपको क्या बताया था, अरस्तु का क्या मत था, उसने कहा नहीं क्यों करें डायरेक्ट विरोध, वाह भाई वाह। अरस्तु को उनके विरोध के चलते खत्म कर दिया गया ना। अरस्तु ने कहा कि मुझे मौत भी स्वीकार है, अगर असत्य का विरोध करते हुए मुझे मौत मिले। अरस्तु सॉरी सुकरात ने कहा था। अरस्तु ने कहा हम क्यों मरे, हम पहले तो जो व्यक्ति शक्ति में है उसको सम्मान देंगे, उससे नमस्कार करेंगे, चाहे उसने गलत तरीके से उसको हथियाया हो, हम जानते हैं लाख, हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक हम शक्ति नहीं बन जाएंगे, नहीं तो चेंज ही नहीं आएगा। तो चेंज आप चाहते हो आ ही नहीं सकता फिर। हाँ बहुत उसने कई किलो को वापस से छीन लिया। 1663 में ये रहता था वहां पर पूना में आपका जो लेटा हुआ आराम से विजन बनाता रहता था कि भाई कहाँ हमको क्या जीतना है। बहुत बढ़िया, क्या कह रहे हैं नवीन भाई आप तो सच में। 1660 में शाइस्ता खान कब तक परेशान करता रहा, कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक। 1663 में पूना में लेटा हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उसी दिन कर लिया कि भाई अभी अब जाके अभियान करेंगे तुरंत। और जब तुरंत अभियान करेंगे तो वो क्या हुआ, उन्होंने खिड़की से एंटर किया इसके महल में जहां पर रुका हुआ था, और वहां पे जितने भी अंगरक्षक थे वहां इतनी जबरदस्त तलवार चली, और वो लेटा हुआ शाइस्ता का मामा। मामा ने सोचा यार क्या गड़बड़ होगी एकदम से, अरे भाई भाग क्यों रहे हो, अरे क्या उसमें शिवाजी आ गए। उसने बोला बेटा आज मरवा दी, सोते सोते शिवाजी आ गए। और ये कहते जिस रसोई से उन्होंने एंटर किया था वो उधर ही भागा एकदम से, और जब उधर ही भागा तो उस रसोई से कूद के भाग रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहीं उस रसोई पर जहां से वो पकड़ के भाग रहा था, तो कहते उसका एंगल ये था पिछला वाला, जैसे आदमी खिड़की से भागेगा तो हाथ पकड़ के जा रहा होगा, उसका इधर से ऐसे तलवार लगी, इधर से तो कान कटा और इधर से उंगलियां कटी, लेकिन भाग गया। तभी तो औरंगजेब ने उसको कहा मामा तू किसी लायक नहीं है, तुझको बनाते बंगाल का सूबेदार। तो दक्षिण की सूबेदारी छीन ली गई थी शाइस्ता खां से, तो शाइस्ता खां भी क्या रहा, असफल रहा। आज समझ में आई, शाइस्ता खां भी क्या रहा इसमें, असफल रहा। अब औरंगजेब रहे हो तुम लोग, अब उसने ढूंढा सबसे बेहतरीन कमांडर ढूंढो, सबसे बेहतरीन कमांडर कौन है इस मुगल सेना में। तो उस समय पर सबसे बेहतरीन कमांडर जो मिले वो मिले इनको जयसिंह, क्योंकि जयसिंह योग्यतम भी थे और कूटनीतिक भी थे। औरंगजेब के पिता शाहजहां का एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब जयसिंह ने उनका साथ ना दिया हो। तो वो एक बेहतरीन कमांडर्स में थे, एक थे मुगल सेना में जयसिंह। और उनका जयसिंह अब तुम्हारे हाथ में बात है, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। तो जयसिंह ने कहा ठीक है। अब जयसिंह की एक्सपर्टीज थी, जयसिंह ने पहले तो जाने से पहले ही बहुत सारे धन की व्यवस्था की, वहां जितने भी लोगों को आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन लोग हैं जो छत्रपति के विरोधी हैं, जो छत्रपति की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित हैं। जब किसी व्यक्ति का पद बड़ा होता है, जब किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है,
तब उसके खिलाफ तमाम तरह की प्लानिंग्स होती है। इस सबसे तुम परिचित हो? अभी भी एक आईना मैंने तुम्हें दिखाया था, तो आप गए किले पर, और पुरंदर के किले पर लगभग 3 महीने की घेराबंदी के बाद में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को सरेंडर करने को मजबूर। और उस समय पर उन्होंने स्थिति ये देखी कि बहुत सारे जो कमांडर से जो बगावत करने पर उतरे हुए हैं या एक बड़ी मुगल फौज आ चुकी है, तो अभी सरेंडर कर लेते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि लड़ाई कैसे जारी रखोगे? अब एक पक्ष तो हुआ कि नहीं, शहीद आजम भगत सिंह जी की तरह कवायद सीधी होनी चाहिए। एक पक्ष है आपका देश में दक्षिण में, वो उनके अपने सोचने और समझने का तरीका, भगत सिंह अपनी तरह से सोचते हैं, सावरकर अपना खुद का एक्सप्लेनेशन देते हैं। सावरकर कहते हैं कि मेरी चिट्ठी लिखनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि अगर मैं ही खत्म हो जाता तो वो क्रांति आगे नहीं बढ़ पाती। भगत सिंह जी का ये मानना है कि मेरी मृत्यु के बाद में वो क्रांति धधक उठेगी। तो ये उनके क्या है, आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। बंदरगाह की कमाई किसको जाती थी? सूरत के बंदरगाह की कमाई किसको जाती थी? बोलेंगे फटाफट से। तो आप कहेंगे वो जाती थी जहान आरा को, जहान आरा को। और जहान आरा को अगर वो कमाई जाती थी तो उस समय पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया कि 1664 में सूरत को अटैक कर दिया, सूरत को, कि भाई यहाँ से धन की प्राप्ति होगी अपने संघर्ष के लिए। और सूरत पर उनका आक्रमण होता 1664 में, बहुत ज्यादा दबाव था औरंगजेब के ऊपर, इसलिए 1665 में वो पुरंदर की ओर चला। तो दोनों घटनाएं परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है, क्योंकि उनके पास जो उस समय पर टोटल लैंड थी, जमीन थी, उससे टोटल ही इनकम थी 5 लाख। कितनी थी? यानी 4 लाख तो ये अपनी तरफ कर रहे हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में कितना बचा फिर बताओ, आंसर करें फटाफट से बताएं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक शर्त इसमें अपनी तरफ से जुड़वाते हैं, बड़ी कमाल की शर्त है। इस बार यूजीसी नेट ने उससे क्वेश्चन पूछा 2023 में ही, एडीएस एग्जाम में 2023 वाले में क्वेश्चन पूछा गया बड़ा अच्छा, कि उन्होंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने, इसमें याद रख लेना, एक शर्त और जोड़ी गई, वन एडिशनल कंडीशन वर एडिड टू द ट्रीटी, एक शर्त और जोड़ी गई। और वो शर्त क्या थी? दरअसल में उस समय बीजापुर के अधीन जो है आपका दो क्षेत्र हुआ करते थे। जैसे एक तो था कोंकण, ये किसके अधीन था? बीजापुर के। और एक होता था बालाघाट, ये भी किसके अधीन था? बीजापुर के। और बीजापुर मुगलों के खिलाफ होता था। तो इन्होंने कहा कि भाई कोंकण जो क्षेत्र था, इससे अगर हम उस समय पे इनकम की बात करें तो इससे इनकम होती थी 4 लाख एनुअली, 4 लाख वार्षिक इससे इनकम थी। और जो बालाघाट क्षेत्र था, यहाँ की भूमि से जो इनकम होती थी वो होती थी 5 लाख वार्षिक औसतन। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि भाई ये दोनों जगह आप मुझे दो, दोनों जगह मुझे दो, यहाँ से दोनों की दोनों जगह मुझे ऑफर कर दो। अब उन्होंने कहा ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उनका नहीं, तुम्हारे कंट्रोल में बेशक नहीं है, आप इन जगहों को मुझे दे दो, मैं इनको अपने आप जीत लूंगा। और आने वाले 13 वर्षों में वर्ष के हिसाब से, मतलब किस्तों के हिसाब से, मैं आपको 40 लाख ऊन दूंगा। तो आप सोचिए मुझे कितने वर्ष का प्रॉमिस है? 13 वर्षों का। तो 13 वर्षों में कितनी इनकम हो जाएगी टोटल बताओ पहले? 4 और 5 कितना हुआ? हर साल का 9 लाख आ रहा है। तो 13 वर्षों में कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 13 वर्षों में आ जाएगा भैया 117 लाख। और उस 117 लाख में से मतलब टोटल खर्चे वर्चे सब होंगे, मेंटेनेंस होगा। और उसमें कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है मुगलों को, तुमको मिलेंगे 40 लाख वार्षिक। मुगल एकदम से खुश हो गए, उनका टेंशन नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। एक तो छत्रपति को इनको स्वयं जीतना है, दूसरा छत्रपति कहाँ उलझे रहेंगे? बीजापुर के साथ में। हमारे लिए जो सिरदर्द बने हुए हैं, कम से कम हमारे लिए सिरदर्द तो नहीं बनेंगे। उन्होंने ठीक है, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को। अब थोड़े समय के बाद में क्या हुआ कि जो मुगलों की ये शर्तें हैं, जैसे कि संभाजी तो दरबार में है, तो मुगलों की जो ये शर्तें हैं, फिर उन शर्तों को कहते हैं कि वो शर्तें उनको अखरने लगी। उन्होंने कहा यार अपना अभियान करेंगे, ठीक है, ट्रीटी व्रीटी साइन कर ली। तो कहते हैं यहाँ पे छत्रपति जो है संधि से बाद में थोड़ा नाराज हुए, क्योंकि भाई इस संधि के तहत जो मुगल उनको सहायता देते या वो अपना अभियान जो आगे बढ़ाते वो उन्हें उस तरह से नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी नाराजगी व्यक्त की। नाराजगी व्यक्त की उन्होंने जयसिंह से। अब जयसिंह ने जाके बताया औरंगजेब को, भाई वो नाराज है। औरंगजेब समझ गया ये व्यक्ति विद्रोह करने में, अब मुगलों का विद्रोह करेंगे। उन्होंने बुलाओ आगरा, मीटिंग करवाओ। अब उन्होंने बुलाया मीटिंग के लिए कि भाई तुमको औरंगजेब बुला रहे, उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो खुद औरंगजेब ने पत्र लिखवाया। औरंगजेब ने 1 लाख तो रुपए भेजे पेशगी के तौर पर, शाही वस्त्र भेजे, बाकी आपका उपहार भेजे, और ये कहा कि औरंगजेब की दिल्ली तमन्ना है तुमसे। औरंगजेब क्या करना चाहता था कि भाई इनको बुलाओ पहले तुम। तो औरंगजेब उस समय बैठा था आगरा में। अब आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज गए अपने 4000 घुड़सवारों के साथ में। जयसिंह ने उनको प्रॉमिस भी किया कि जयसिंह के लड़के का नाम था राम सिंह। तो जयसिंह ने प्रॉमिस किया कि राम सिंह तुम्हारी सुरक्षा का वादा देता है, राम सिंह तुम्हारी सुरक्षा के लिए सारे काम करेगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। अब औरंगजेब के सामने पेश हुए, जब कहते हैं पहले तो जब तुरंत पहुंचे 3 दिन तक तो औरंगजेब मिला नहीं, कहा कि औरंगजेब व्यस्त बिजी है। अब वो समझ गए शिवाजी की इसकी जो चाल है। तीसरे दिन पहुंचे भी तो वो बैठा था ऊंचे पे, आपका मयूर सिंहासन ऊंचा होता था, इतना ऊंचा 9 फीट ऊपर बैठा रहता था वो। जितने लोग वो नीचे खड़े रहते थे ऐसे नीचे को देख के बात करता था। शिवाजी जब गए तो उन्होंने भी नजराना पेश किया, वो भी गिफ्ट लेके गए, जैसे पहले मीटिंग होती थी वैसे वो भी गए। जब अंदर गए तो वो बैठा हुआ ऊपर ऊंचे तख्त पर। अब जब उन्होंने 3 बार नजराना पेश किया तो औरंगजेब ने नजरें घुमा ली, क्योंकि अगर औरंगजेब नीचे की तरफ देखता रहता तो इसका मतलब होता था कि उस बादशाह को सम्मान दे रहा है, उस राजा को सम्मान दे रहा है। औरंगजेब को सम्मान तो देना नहीं था। औरंगजेब ने कहा कोई काम करो, तीसरी लाइन में लेके जाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज समझे नहीं तीसरी लाइन में क्यों। तुम कहते हो ना सब लोग कि 15 अगस्त पर प्रोग्राम था, राहुल गांधी को फ्रंट वाली सीट नहीं दी गई, चौथी लाइन में बैठा रखा है। इसका मतलब क्या होता है, शुरुआती जो पंक्ति है उसको माना जाता है सम्मानीय, रिजर्विंग पर्सन को। तो उन्होंने पूछा भी मुझको यहाँ तीसरी लाइन में क्यों। तो उन्होंने कहा यहाँ पे 5000 मनसब खड़े होंगे, 5000 मनसब तो हमारा नौकर है, महाराष्ट्र में 5000 मनसब के साथ खड़े होंगे, ये सम्मान दिया तुमने हमें, यहाँ बुला कर दरबार से निकल गए। अब औरंगजेब यही चाहता था कि प्रतिशोध में कुछ गलत काम करें, और उसने अपनी सेना को आदेश दे दिया, क्योंकि उन्होंने रखा औरंगजेब को जयपुर भवन में। नोट कर लो इस काम को। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद करके जयपुर भवन में रखा था। और उसने अपनी सेना को कह दिया कि तुम यहाँ जयपुर भवन पर तैनाती रखो, सारे गार्ड वार्ड सारे लोग यहाँ पे होने चाहिए देखने के लिए, देखरेख करने के लिए। और जैसे ये कुछ विद्रोह जैसी चीज करें तो इनका मर्डर कर देना, हत्या कर देनी। और शिवाजी महाराज चालाक व्यक्ति थे, दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनका बेटा हमको फंसाना चाह रहे तुम। उन्होंने सोचा, राम सिंह गया उनके पास में, जी औरंगजेब तुमको बुला रहा है, एक बार मिलने। एक ही बार मुलाकात हुई उनकी कुछ देर की औरंगजेब से। उनका तुम एक काम करो, औरंगजेब से बोलो कि मैं बीमार हूँ। उन्होंने बीमारी का बहाना बना लिया। उनकी खिड़की से औरंगजेब ने एक अंगरक्षक बिठा रखा था, देखते रहना क्या करते रहते, खिड़की से जाकर देखता रहता था। उनका यार कैसे निकला जाएगा यहाँ से। तो पहले तो उन्होंने बनाया बीमारी का बहाना, और फिर उन्होंने कहा कि बीमारी अब ठीक होने लगी है। अब उनको भी पता औरंगजेब की क्या चाल है, तो औरंगजेब को उन्होंने पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि अपना मजा ही आ गया आगरा की जलवायु में, तो मैं अपनी माताजी और अपनी पत्नियों को भी बुलाना चाहता हूँ, और तुम्हारी खिदमत से दिल ही खुश हो गया। औरंगजेब ने जैसे ही पत्र पढ़ा, औरंगजेब तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने सोचा यार हाउ इज इट पॉसिबल,
ये कैसे संभव है? लेकिन जब कोई व्यक्ति बात करो कि मेरी पत्नी और माताजी को भी यहीं बुलवा लिया जाए, तो उनको पता चल गया यार अब तो कोई मतलब ही नहीं है, विद्रोह हो गया किसी और चालाकी का, क्योंकि माताजी को छोड़ के नहीं जा सकते, उनको पता था शिवाजी अपनी माताजी से बहुत प्रेम करते हैं। अब वो एकदम से रिलैक्स हो गया। अब ये रिलैक्स ही उसको करवाना था। अब वो अंगरक्षक भी जो है, जैसी खबर सबको पता चली शिवाजी अब यहीं रहेंगे आगरा में, उनकी तो फैमिली भी यहीं आ रही है। अब वो मराठी जो सरदर्द बने हुए हैं, मुगलों के लिए जो संघर्ष करें, झुकने को तैयार नहीं है, वो सरेंडर कर रहे हैं, आगरा आ रही है उनकी फैमिली, सब खुश। इधर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा इस जलवायु से मेरी बीमारी ठीक हो गई, सब लोग मिठाई बांटी जाए। मिठाइयां बंटनी शुरू हुई। जो गार्ड्स थे उनको भी लगा, जो झांक के देखता था ना, वो भी हो गया यार अब तो रोज क्या, तुमने देखा ना अंगरक्षक की छुट्टी होती है, वो जैसे कंफर्ट में आएगा तो उसको लगा कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उनके भाई थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हीरो जी, वो उनकी ही कदकाठी के थे। उन्होंने कहा भाई तो कंबल पर लेट जाओ, कंबल पर लेट जाओ, और कंबल पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी कड़ा पहने रहते थे, कड़ा पहने रहते थे, वो ऐसे हाथ लटका के कंबल से बाहर लेट रहे, और ऐसे टोकरे नहीं होते थे अभी, हमने अपने घर देखा है इतना बड़ा टोकरा। पहले तुम अब घर में पूछना बाबा दादी से कि पहले के टोकरे कितने बड़े होते थे, तुम्हारे जैसे 8-10 आदमी टोकरे में आ जाएंगे, इतने बड़े टोकरे होते थे पहले दावतों के, शादियों में रखे जाते थे वो पहले, पूड़ी बन गया कुछ भी मिठाई उठाई वो एक ही टोकरे में उसमें रखी जाती थी। अब वो टोकरे जब बजाने शुरू हुए तो अपने पुत्र को लेकर फरार हो गए, 25 दिन बाद महाराष्ट्र पहुंच गए, रास्ते में लेसन दिया संभाजी को। अब आपके शायद आपने अभी हाल ही में मूवी देखी होगी, तो आपके अंदर एक विशेष कैरेक्टर होगा, वो उतने योग्य नहीं थे, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी तो चीजों की वजह से या उनकी उदंडता की वजह से तो खुद छत्रपति शिवाजी महाराज बेचैन थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज, आप जब रिसर्च करेंगे आप पढ़ेंगे कि उनके छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अंतिम दिनों में उन्होंने कैद करके रखा हुआ था संभाजी महाराज को पन्हाला के फोर्ट में, पन्हाला के किले में, क्योंकि वो क्या है थोड़ी खिलाफत पे आ गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के। एक बार भाग गए वो, क्या करके एक मुगल था वो दिलेर खान, उससे मिल गए। दिलेर खान चालाक आदमी था, उसने चिकनी चुपड़ी बातें करके संभाजी समय 21 वर्ष के हुआ करते थे तो उनको अपनी तरफ कर लिया था उसने, और वो संभाजी दिलेर खान के साथ एक दो अभियानों में भी रहे। लेकिन जब उन्होंने क्रूरता देखी दिलेर खान की, तो उसने 700 व्यक्तियों को बंदी बनवा करके उनका एक एक हाथ काट दिया है, 700 लोगों का। तो फिर उस क्रूरता को देख करके वो वापस आ गए, और तब आके वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी से मिले थे। पिता पुत्र की भेंट तब हुई थी आपका छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ से 1 वर्ष पहले। बात समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं?